गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इससे पहले जो 32 प्रैक्टिस सेट है वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पूरे करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट नया आया है, हरियाणा सीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारी 32 क्लासों को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य थे। तो देखो, इस क्वेश्चन में बात हुई है हरियाणा के विधानसभा की। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे मेरे को कि जो हमारी विधानसभा उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विधानसभा का जो गठन है ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है, समय काल होता है, ये कितने वर्ष का होता है। उसके बाद हरियाणा विधानसभा का दूसरा नाम क्या रहेगा, हरियाणा विधानसभा का दूसरा नाम बताएंगे। उसके बाद मेरे को बताएंगे हरियाणा विधानसभा का जो प्रथम बार क्या हुआ था, गठन हुआ था, ये कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा, हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा। ठीक है, हरियाणा की छोटी जो विधानसभा है, मतलब कि सबसे कम समय की विधानसभा रही है, वो कौन सी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है हरियाणा की समय के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी रही है, हरियाणा की सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो कौन सी रही है। ठीक है, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। और उसके बाद आपको बताना है कि भाई 2019 में हमारी यानी कि वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है ये कौन सी चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे पास विधानसभा है ये कौन सी विधानसभा रहने वाली है, इसकी नंबरिंग आप बता देंगे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे आप मेरे को बीजेपी जो की सत्ता पक्ष में है ये बताएंगे, विपक्ष का नेता कौन है वो बताएंगे, जेजेपी को कितनी सीटें यहां पे मिली हुई है, और एक हमारी आती है पार्टी आईएनएलडी। ठीक है, उसके बाद निर्दलीय है उनको कितनी सीटें मिली हुई हैं, और एक आप बता देंगे किसके बारे में, हेलोप्पा के बारे में। ठीक है, एक हेलोप्पा के बारे में बता देंगे इसको कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, जो टोटल 90 सीटें हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। अब देखो भाई, हरियाणा की विधानसभा के गठन की मैं बात करूं तो हमारा आर्टिकल नंबर 170 आता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 170। हरियाणा की विधानसभा या विधानसभा का कार्यकाल है ये हमारा 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष। हरियाणा की विधानसभा का मेरे भाई दूसरा नाम अगस्त हाउस, इसको अगस्त हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रथम बार इसका गठन कब हुआ था, अगर मैं प्रथम बार इसके गठन की बात करूं तो मेरे भाई 1 नवंबर 1966, ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर जो 1966 है यही हमारी विधानसभा है, इसका प्रथम बार क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1966। हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा टाइम पीरियड के अनुसार वो हमारी पहली प्रथम विधानसभा ही रही है, ध्यान रखेंगे। प्रथम विधानसभा है ये कब से लेकर कब तक चली थी, 1 नवंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी रहने वाली है, तो मेरे भाई ये चौथी विधानसभा हो जाएगी। कौन सी, हरियाणा का जो समय है वो चौथी विधानसभा का सबसे ज्यादा रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी, 14वीं विधानसभा। और 14वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है ये 2009 से 14 तक रहेगा। उसके बाद इसमें बीजेपी को जो सीटें मिली हैं उनकी संख्या बतानी है कि बीजेपी जो पार्टी है इसने कितनी सीटें जीती हैं। तो देखो, बीजेपी की अगर बात करें तो मेरे भाई 40 सीटें, कांग्रेस की बात करें 31 सीटें, जेजेपी ने 10 सीटें जीती है, इनेलो की 1 सीट रहेगी, हलोप्पा की 1 सीट रहेगी, और अन्य कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अन्य में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। इस प्रकार से टोटल के टोटल 90 विधायक हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे सत्ता पक्ष में बीजेपी है 40 सीटों के साथ, विपक्ष
विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, और कांग्रेस में आपसे विपक्ष प्रतिपक्ष नेता है ना, ये पूछ लेगा। और ध्यान रखेंगे जब विपक्ष का नेता पूछा जाएगा तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। जो हमारी 14वीं वर्तमान विधानसभा, इसमें सबसे बड़ी जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम रहेगी और सबसे छोटी जीत सिरसा से गोपाल कांडा रहेंगे, हलोप्पा से। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान हो गई। अब इस विधानसभा में थोड़ी सी चीजें हैं, वो इसी के साथ और पढ़ लेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं किसके बारे में, हमारी विधानसभा की जो 14वीं विधानसभा है ना वर्तमान में, तो ध्यान रखेंगे जो हमारी 14वीं विधानसभा है, इस 14वीं विधानसभा का क्या बता देंगे आप मेरे को? स्पीकर बता देंगे। विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका क्या नाम है, कहां से विधायक है। उसके बाद आप डिप्टी स्पीकर का नाम बता देंगे, डिप्टी स्पीकर है ये कौन रहने वाले हैं। उसके बाद आप मेरे को किसके बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर हैं ये इस विधानसभा में कौन रहेंगे, इसका नाम बताएंगे। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे जो प्रोटेम स्पीकर है ना, इसको मेरे भाई शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद ये बताएंगे जो विधानसभा का अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, अध्यक्ष अपना इस्तीफा है ये किसको देता है। और उसके बाद विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष, ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा। अगर इस प्रकार से मेरे साथ आप चीजों को पढ़ते गए तो भाई साहब मैं बार बार आपसे कहता हूं मैक्सिमम स्कोर आपका होने वाला है। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं 14वीं विधानसभा के स्पीकर की, तो वो तो आप सभी जानते हैं जी, उनका नाम होगा ज्ञानचंद गुप्ता। क्या नाम होगा? ज्ञानचंद गुप्ता। कहां से विधायक हैं? तो मेरे भाई पंचकुला से विधायक होंगे। कहां से? पंचकुला से। उसके बाद अगर मैं डिप्टी स्पीकर की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या होगा, तो डिप्टी स्पीकर है हमारे वो गंगवा है ना, क्या नाम है उसका, रणबीर सिंह गंगवा। तो ध्यान रखेंगे रणबीर सिंह गंगवा, रणबीर सिंह गंगवा का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। रणबीर सिंह गंगवा कहां से विधायक हैं? ये नलवा हिसार से विधायक हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र ध्यान रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो मेरे भाई जो प्रोटेम स्पीकर है ना विधानसभा का, सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे बड़ा आदमी है, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो भाई साहब जो प्रोटेम स्पीकर है ना, वो हमारी जो विधानसभा है उसके जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को, एमएलए जो है उनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये जो प्रोटेम स्पीकर है ना, इसको शपथ दिलाएगी जाएगी किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन अन्य सभी सदस्यों को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है। और भाई साहब हमारी 14वीं विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो बेरी से विधायक थे और उनका नाम था रघुबीर सिंह काद्यान। तो रघुबीर काद्यान का नाम ध्यान रखेंगे, बेरी से विधायक रहेंगे कौन है? रघुबीर काद्यान, बेरी झज्जर से विधायक हो जाएंगे। ये हमारी 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। उसके बाद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा? तो ध्यान रखेंगे विधानसभा में ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना विधानसभा एक दूसरे को सौंपते हैं। किसको सौंपेंगे? ये एक दूसरे को सौंपेंगे। यहां पे राज्यपाल मत कर देना मेरे भाई, समझ में आई कुछ नहीं आई? ठीक है। अब देखो अध्यक्ष इस्तीफा और उपाध्यक्ष इस्तीफा ये एक दूसरे को सौंपते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें पढ़ते जाइए। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की विधानसभा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो वो मेरे भाई धामण पंचकुला हो जाएगा। आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो वो लोहारू, जहां से जेपी दलाल हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री विधायक रहेंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर मतदाताओं के हिसाब से, जो ग्रामीण मतदाता है उनके हिसाब से सबसे बड़ी सीट आपसे पूछ ली जाए विधानसभा की, तो वो बादशाहपुर होगी, जहां से राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक चुने गए थे, ठीक है। बादशाहपुर गुरुग्राम का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए भाई साहब? चलिए आगे। उसके बाद आगे आता है गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? तो प्रभु गढ़ी सांपला की बात हुई है। और गढ़ी सांपला के लिए आपको नाम ध्यान रखना है सर छोटू राम का। किसका नाम ध्यान रखेंगे? तो आप पढ़ेंगे सर छोटू राम के बारे में। और ध्यान रखेंगे आज की क्लास में हम सर छोटू राम से संबंधित सारी की सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई ये जो सर छोटू राम है ना, इनका जो जन्म है मेरे भाई, ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था? उसके बाद सर छोटू राम के बचपन का क्या नाम था? सर छोटू राम के बचपन का नाम, सर छोटू राम के सहायक कौन हुए? सर छोटू राम की सहायता किसने की थी?
थी। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे सर छोटूराम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहां से की थी, किसकी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है ना ये कहां से कंप्लीट की थी। फिर सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई की थी, ये वकालत की पढ़ाई कहां से की थी। उसके बाद सर छोटूराम ने प्रैक्टिस शुरू करी थी, ये प्रैक्टिस इसने कब शुरू की थी। उसके बाद ध्यान रखेंगे एक समाचार पत्र निकाला था, सर छोटूराम का समाचार पत्र का क्या नाम रहेगा और ये समाचार पत्र कब और कहां से निकाला गया था। उसके बाद सर छोटूराम कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कब शामिल हुए थे। उसके बाद आपको पता है सर छोटूराम ने नई पार्टी का गठन किया था, जिसको हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। सर छोटूराम ने जो इसकी नई पार्टी थी उस नई पार्टी का नाम बता देंगे, नई पार्टी का नाम क्या रहने वाला है और उसका गठन कब किया था, किसके साथ मिलकर किया था। उसके बाद सर छोटूराम ने जमींदारा लीग की स्थापना की थी, पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जमींदारा लीग की स्थापना कब की थी। उसके बाद सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि मिली थी मेरे भाई, किसकी, राय बहादुर की उपाधि से इसको कब नवाजा गया था, वो डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान रखेंगे सर छोटूराम की जो पार्टी है इसने पूर्ण बहुमत से जो पंजाब में सरकार बनाई थी वो कब बनाई थी। उसके बाद आप बताएंगे सर छोटूराम को सर की उपाधि से कब नवाजा गया, सर छोटूराम को सर की उपाधि से कब नवाजा गया। उसके बाद सर छोटूराम ने मेरे भाई मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था, जो किसान है ना उनकी फसलों के उचित दाम के लिए मार्केटिंग बोर्ड है इसका गठन किया था, ये कब किया था, डेट पूछी जाती है पेपर में मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे कहा जाता है, भाखड़ा डैम है ना इसके जन्मदाता के नाम से किसको जाना जाता है ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद और किस किस चीज के आप आंसर कर सकते हैं, तो मेरे भाई साहब सर छोटूराम की मृत्यु कब हुई थी, सर छोटूराम की मृत्यु कब हुई थी, सर छोटूराम के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, निवास स्थान ध्यान रखेंगे इसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है। सर छोटूराम की हरियाणा में सबसे बड़ी प्रतिमा, सर छोटूराम की हरियाणा में सबसे बड़ी जो प्रतिमा है ना मेरे भाई ये कहां पर रहेगी इसके बारे में बताएंगे। सर छोटूराम के नाम से एक हमारा इंजीनियर विश्वविद्यालय रहेगा, एजुकेशन संस्थान रहेगी, और एक हमारा तापीय विद्युत जो परियोजना है वो रहेगी, तो उसके बारे में आपसे वर्बली बता दूंगा। चलिए अब मेरे साथ इन क्वेश्चनों के आप फटाफट से आंसर कर देंगे, और आंसर ही नहीं करने मेरे भाई, इनको याद रखना है, समझ गए। दो चीजें आपके पास, एक तो खुद से याद करना बार बार पढ़ना, और दूसरा क्लास को कंटिन्यू देखना। अगर आप दोनों चीज कर गए तो पेपर में कभी भी आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, समझ गए। एक देखो भाई, अगर मैं सर छोटूराम के जन्म की बात करूं तो इसका जन्म बताया जाता है 24 नवंबर 1881 में हुआ था, और इसका जन्म स्थान रहेगा गढ़ी सांपला। क्या रहेगा मेरे भाई, गढ़ी सांपला में जन्म हुआ था। बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था मेरे भाई, ध्यान रखेंगे इसके बचपन का नाम रिछपाल। उसके बाद इसकी सहायता की थी दानी सेठ छज्जूराम ने, जिसका संबंध भिवानी से रहेगा, ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरे भाई इसने कब की थी, 1905 में, सेंट स्टीफन कॉलेज, ध्यान रखेंगे कौन सा कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में रहेगा। वकालत की पढ़ाई मेरे भाई 1910 में आगरा कॉलेज से करके आए थे। कहां से करके आए थे, आगरा कॉलेज से करके आए थे। प्रैक्टिस शुरू करी थी 1912 में। उसके बाद समाचार पत्र 1916 में निकाला था मेरे भाई, उर्दू में निकाला था, जिसका नाम था जाट गजट। ये ध्यान रखेंगे जाट गजट का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर छोटूराम का अखबार उर्दू में निकाला गया था, कौन सा, जाट गजट, रोहतक से निकलता था, 1916 में निकाला गया था। एक 1880 में आता, वो बंगाल गजट रहेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात करें तो 1916 में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कि असहयोग का मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। आंदोलन को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, और इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1922 में। और आप सभी जानते हैं कि भाई साहब कब, एक 5 फरवरी 1922, ठीक है, चोरा चोरी की घटना हो जाती है, चोरा चोरी कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक पुलिस थाने में जो हमारे पुलिसकर्मी थे अंग्रेजों के, उनको जला दिया जाता है। और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था आंदोलन। लेकिन आंदोलन का ये वो समय था जब ये आंदोलन अपने कहां पर, अपने जो चरम पॉइंट पे था वहीं पे था ये आंदोलन। और ध्यान रखेंगे
इसका विरोध करने वाले थे। कौन है? सर छोटू राम ने इसका विरोध किया था। एक बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, ठीक है, तो उसमें सोचने पे मजबूर हो गए। अरे भारत में 1920 से 22 चला था, तो हरियाणा में भी 1920 से 22 चलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं। नई पार्टी का गठन किया था, और इसकी जो नई पार्टी है ना मेरे भाई, वो पार्टी कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन मेरे भाई 1923 में हुआ था, और 1923 में सर छोटू राम ने फजल अली हुसैन और भाई साहब सिकंदर हयात के साथ मिलकर कौन सी यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। और इसी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की जाती है। जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा जाता है। इसको 1927 में अंग्रेजों ने यह उपाधि प्रदान की थी। और फिर भाई साहब पूरे भारत में 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, और प्रांतीय चुनाव में जो हमारी पार्टी थी, किसकी? सर छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी में ने पंजाब में क्या बना ली? सरकार बना ली। और जैसे पंजाब में सरकार बनाई, ये कारनामा छोटू राम ने करके दिखाया, तो अंग्रेजों ने इसको कौन सी उपाधि दे दी? सर की उपाधि दे दी। और ये उपाधि कब दी थी? तो ध्यान रखेंगे 1937। पार्टी भी ये सरकार भी बनाई थी पूर्ण बहुमत से 1937। मार्केटिंग बोर्ड का गठन एक साल बाद 1938 में हुआ था। उसके बाद भाखड़ा डैम के जन्मदाता है ना, ये हमारे सर छोटू राम होंगे। कौन होंगे? सर छोटू राम होंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? देखो, मृत्यु की अगर अपन बात करें तो इसकी मृत्यु होती है 1945 में। उसके बाद निवास स्थान, इसका निवास स्थान नीली कोठी रहेगा। क्या रहेगा? नीली कोठी, जिसको प्रेम निवास के नाम से भी जाना जाता है। नीली कोठी, प्रेम निवास, ये क्या रहेगा? छोटू राम का निवास स्थान। और छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा हरियाणा में कहां पर रहने वाली है? तो वो गढ़ी सांपला रोहतक में रहेगी। कहां पे रहेगी? गढ़ी सांपला रोहतक में रहेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक बार देख लेते इसमें क्या पूछ रहा था। हाँ, हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलो मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन, फागुन माह में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? हरियाणा में जगह जगह पे बहुत सारे मेले लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मेले जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं, बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पे लगता है? मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे, बाबा मस्तनाथ का मेला। ये जो बाबा मस्तनाथ है, इनका मेला कहां पर, प्रॉपर जगह बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है बाबा खुब्बीनाथ का मेला। किसका? बाबा खुब्बीनाथ का मेला। ये हरियाणा में किस जगह पे लगता है? समझ गए। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मेला। किसका मेरे भाई? बाबा खेड़े वाले का मेला। ये हरियाणा में कहां पर लगता है? उसके बाद आप आंसर कर सकते हो देवसर का मेला, ठीक है। देवसर का मेला ये हरियाणा में कहां पर लगता है? फिर आप मेरे को बाबा मुंगिप्पा के मेले के बारे में बता सकते हो। बाबा मुंगिप्पा का मेला ये हरियाणा में कहां पर लगता है? उसके बाद भूमन शाह का मेला। किसका? भूमन शाह का मेला, रट लेना पेपर में। भूमन शाह का मेला कहां पे लगता है? उसके बाद बैसाखी का मेला कहां पे लगता है? हरियाणा में बैसाखी का मेला है, ये कहां पे लगता है? हरियाणा में रामदेव का मेला कहां पे लगता है? किसका? रामदेव का मेला कहां पे लगता है? हरियाणा में सच्चा सौदा का मेला कहां पे लगता है? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इतनों के आप आंसर करवाएंगे फटाफट। बाबा मस्तनाथ के मेले की बात करें तो ध्यान रखेंगे स्थल बोहर मठ कहां पर रहेगा? स्थल बोहर मठ में। उसके बाद बाबा खुब्बीनाथ के मेले की बात करें तो ध्यान रखेंगे मिताथल का नाम। और मिताथल नाम आते ही आपको पता है मिताथल कहां पे रहने वाला है? तो ये मिताथल रहेगा हमारा भिवानी जिले में। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मेला है, ये कहां पर लगेगा? तो मेरे भाई नौरंगाबाद का नाम ध्यान रखेंगे। नौरंगाबाद जिसको प्राकृतनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भिवानी में। देवसर का मेला कहां पे लगता है? ये भी हमारा भिवानी में लगता है। कहां पर है? भिवानी में लगता है। बाबा मुंगिप्पा का मेला
ये ध्यान रखेंगे। तोशाम रिवासा गांव में लगता है, तोशाम का नाम ध्यान रख लेंगे, समझ गए। उसके बाद भूमन शाह का मेला हरियाणा की वन नगरी, हरियाणा में संतों की नगरी सिरसा में लगेगा। बैसाखी का मेला मेरे भाई सिरसा में लगता है। कहां पर लगता है? सिरसा। रामदेव का मेला भी कहां पे लगेगा? सिरसा में लगेगा। लेकिन रामदेव का जन्म 1965 अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। बाबा रामदेव का जन्म 2006 में पतंजलि योग पीठ की शुरुआत की थी। और जो हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये पहली बार 2015 में 21 जून को बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। सच्चा सौदा का मेला लगेगा कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे ये जींद में लगता है। कहां पे लगता है? जींद, जिसको हम दुग्ध नगरी के नाम से जानते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसों की अधिकता जींद में रहेगी, जबकि ओवरऑल भैंसों की अधिकता पूछे तो कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी, ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो फागड़ माह में भाई साहब रोहतक का जो मेला फेमस है ना, वो बाबा मस्तनाथ का मेला होगा। किसका? बाबा मस्तनाथ का मेला है, ये ध्यान रख लेंगे। एक दो मेले मेरे को और याद आ रहे हैं जो कि आप मेरे को आंसर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। अब देखो कौन सा मेला अगर आपसे पूछ ले, सम्मक शाह का मेला। किसका मेला पूछ ले? अगर सम्मक शाह का मेला पूछ ले तो ये सम्मक शाह का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? ठीक है, डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला। किसका? डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला, नगन बालकनाथ का मेला ये हरियाणा में किस जगह पे लगता है? और एक ध्यान रखेंगे, शतकुंभा का मेला, शतकुंभा का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? इतने क्वेश्चन मेलों से आज के लिए काफी हो जाएंगे मेरे भाई, समझ गए। अगर इतने क्वेश्चन मैं आपसे करवाने लग गया और आप डेली बेसिस पे क्लास लेने लग गए तो आपको ये लगेगा कि मेले तो कोई चीज ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है। और मेले नहीं भाई साहब, हरियाणा के जितने भी टॉपिक आपके मेले हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, मजार हो, हर चीज आपको ऐसे लगेगी कि थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन वो कब लगेगी? एक बार पढ़ने से नहीं लगेगी। कभी कुछ ऐसे भी सोचते होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे कि भाई यही चीजें रोज 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 रोज, तो कुछ ना कुछ मैं इसमें ऐड करके लेके आता हूं और मेरे को पता है कब कौन सी चीज और कैसे ऐड करनी है, किस प्रकार से आपके परमानेंट मेमोरी में इनको सेट करना है, वो चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसका आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो उन चीजों को मैं अपने आप भली भांति संभाल लूंगा कि किस प्रकार से कब कौन सी चीज पढ़ानी है, समझ गए मेरे भाई। तो ये कभी भी मत सोचना कि रोज यही चीजें, क्योंकि आज मेलों में देख लो काफी मेले मैंने नए ऐड कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि मेरे को पता है कि भगत पूर्णिमा का मेला आपको याद हो चुका, कासन में रहेगा। बुड्ढी तीज का मेला आपको याद हो चुका, गुरुग्राम में रहेगा। तीज का मेला आपको याद हो चुका, कहां पे रहेगा? अंबाड़ा में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नाग क्षेत्र का मेला आपको याद हो चुका, गनगौर का मेला आपको याद हो चुका, सिरसा में रहेगा। तो बहुत सारे मेले आपको याद हो चुके, और जो याद हो चुके वो मैंने कई बार पढ़ाए तब आपको जाके याद हुए, ऐसे थोड़ी याद हुए हैं कि ऐसे याद हो गए एक बार पढ़ने से। तो भाई साहब बार बार पढ़ने से चीजें याद होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो, और समझोगे तभी तो बात बनेगी। और आप समझोगे ना और हवाबाजी में रहोगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं होना, ठीक है। हवाबाजी को साइड में रख देना जब क्लास लेते हो उस समय पे, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत सोचना यही चीजें सारी बार बार रिपीट हो रही है। कभी अपना पेपर उठा के देखना, पता लग जाएगा तुमको कि कैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपने आसान चीजें वो गलत की होंगी, ठीक है, तब नहीं हुआ आपका। टफ से टफ चीजों से, डीप वाली चीजों से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रुका आज तक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ज्यादा समझदार बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। उसके बाद सम्मक शाह का जो मेला है वो कहां पे भाई साहब? खूबड़ू गांव में लगता है। कहां पे? खूबड़ू गांव में लगता है। और ये जो खूबड़ू गांव का नाम ही मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई साहब जिस प्रकार से बासमती चावल के लिए हरियाणा का करनाल जिला प्रसिद्ध है, और करनाल जिले में भी तराउड़ी की जो बासमती चावल है वो बड़ी फेमस मानी जाती है। इसी प्रकार से मशरूम के लिए हरियाणा का फेमस जिला हो जाएगा सोनीपत। लेकिन सोनीपत में भी सबसे उत्तम किस्म की जो मशरूम है ना मेरे भाई, वो कहां पे मिलती है? खूबड़ू गांव में, खूबड़ू गांव में, ठीक है मेरे भाई। डेरा बाबा नगन बालकनाथ का ये भी आपका सोनीपत में रहेगा। कहां पे रहेगा? सोनीपत में। सतकुंभा का मेला कहां पे लगता है? तो सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगेगा। कहां पे? ये प्रॉपर जगह ध्यान रख लेना, यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा प्रॉपर जगह से पूछा गया आज तक। खेड़ी गुज्जर गांव आपका सोनीपत में रहने वाला है। कहां पे रहेगा? सोनीपत में रहेगा खेड़ी गुज्जर गांव। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका कर लिया था ना करे
आंसर कर लिया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, चठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में है? तो आज इसको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, कल वाली क्लास में बहुत सारे गुरुद्वारे हमने कर लिए थे, समझ गए मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, सीधा इसको टिक करके चलेंगे। चठी बादशाही, नवीं बादशाही, फलानी बादशाही, ये कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लेकिन एक चीज और मेरे को बतानी है, अगर आपसे बादशाही बाग गुरुद्वारा पूछ लेना तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना। बादशाही बाग गुरुद्वारे की अगर आप बात करें ना तो मेरे भाई ये गुरुद्वारा अपना अंबाला जिले में रहने वाला है। कहां पर है? अंबाला में। अब देखो मैंने सूरजकुंड लिखा और सूरजकुंड लिखते ही आपके दिमाग में फरीदाबाद आएगा, लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा है ये आपका कहां पे रहेगा? अंबाला में रहेगा। अगर मैं दशमेश गुरुद्वारे की बात करूं तो दशमेश गुरुद्वारा कहां पे रहेगा? तो भाई साहब मेरे नारनौल में है। कहां पे है? नारनौल में है। सिखों के गुरु और सिखों के पहले गुरु जिनका नाम था क्या? तो उनका नाम था गुरु नानक देव। क्या नाम था? गुरु नानक देव। और ये जो मेरे भाई गुरु नानक देव है ना, ये 40 दिन किस गुरुद्वारे में ठहरे थे? 40 दिन कहां पे ठहरे थे? तो मेरे भाई वो गुरुद्वारा था जिसका नाम हो जाएगा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कहां पर रहेगा? तो गुरुजी ये सिरसा में रहेगा। कहां पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। नीम साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो कैथल में रहेगा। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पे? कैथल में रहेगा। तो इस प्रकार से गुरुद्वारों को ध्यान रख सकते हो। शस्त्रा घाट कहां पे रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह बगानी का युद्ध जीत के आए थे, किस गुरुद्वारे में गए थे? नाड़ा साहिब पंचकुला में। अपने शस्त्र कहां पे धोए थे? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? कलेश्वर वाला जो गुरुद्वारा है ना, वो हो जाएगा कलेश्वर का कपाल मोचन गुरुद्वारा। ठीक है मेरे भाई। और गुरु तेग बहादुर अपनी शहीदी देने गए, 13 दिन किस गुरुद्वारे में ठहरे थे? लाखन माजरा गुरुद्वारा ना, सॉरी मांझी साहिब गुरुद्वारा है ना, वहीं पे तो ठहरे थे। कहां पर? तो ये ठहरे थे रोहतक में। तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से चीजों को आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। उसके बाद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल पीके सिंह, अरे ये बीके सिंह है, ठीक है, विनय कुमार सिंह, बीके हरियाणवी। ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब कमेंट में कब ध्यान दिया करो, ठीक है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। अरे जब क्लास लगे तो कंसंट्रेट पूरा क्लास के ऊपर होना चाहिए आपका। एक भी चीज मेरी कही हुई एक एक बात आपके दिमाग में सीधी सेट होनी चाहिए मेरे भाई। तो बीके सिंह की अगर बात करूं ना तो ये रहेगा भिवानी में। कहां पर रहेगा मेरे भाई? भिवानी में रहेगा। समझ गए मेरे बात? भिवानी में रहेगा। उसके बाद आगे बात की जाए तो पेहोवा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में तो सभी बता देंगे। कोई ऐसा भी स्टूडेंट क्लास देख रहा है जिसको पेहोवा के बारे में नहीं पता कि पेहोवा कहां पे रहेगा? ठीक है, कमेंट में आंसर करेंगे। अब देखो तीर्थ स्थान की अपन बात करें ना पर वो तो सबसे पहला तीर्थ जो कि पेपर में गलत करके आओगे, यहां पे सारे सही बता दोगे, प्राची तीर्थ। कौन सा? प्राची तीर्थ। उसके बाद नरकात्री तीर्थ है, इसके बारे में आप मेरे को बताएंगे। नरकात्री तीर्थ के बाद अगर मैं बात करूं आपसे पूछूं तो कामोद्धा तीर्थ के बारे में पूछ सकता हूं। कौन सा? कामोद्धा तीर्थ के बारे में पूछ सकता हूं। इसके अलावा और किसके बारे में पूछूं मैं आपसे? ज्योतिसर कल पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? ज्योतिसर तीर्थ। इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा हंस डहर तीर्थ है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? कौन सा मेरे भाई? हंस डहर तीर्थ। इसके अलावा ढूंढू तीर्थ। कौन सा मेरे भाई? ढूंढू तीर्थ हरियाणा में कहां पर स्थित है? इसके अलावा मुजाउता तीर्थ कहां पे रहेगा? कौन सा? मुजाउता तीर्थ, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? इसके अलावा अगर मैं बात करूं निरंजना तीर्थ की, कौन सा तीर्थ? निरंजना तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? पुष्कर तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? कौन सा? पुष्कर तीर्थ। ध्यान रखेंगे भाई साहब। उसके बाद हटकेश्वर तीर्थ का नाम ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तीर्थ है हटकेश्वर तीर्थ। ठीक है। इसके अलावा सफिदो तीर्थ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, तो ये किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का नाम बताएंगे। एक राजपुरा भैण तीर्थ होगा, राजपुरा भैण तीर्थ होगा, ये किससे संबंधित है? इस तीर्थ के बारे में बता देंगे। और एक बता देंगे डोसी तीर्थ, ये कहां पर रहेगा और किससे संबंधित है? अब इस प्रकार से आपने तीर्थ पढ़ लिए ना मेरे भाई, तो ये समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। प्राची तीर्थ की अगर बात करें ना
तो ध्यान रखेंगे जी ये एक प्राचीन तीर्थ हमारा कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। और इसकी खास बात यह है, आपको पता है ना महाभारत में भीष्म पितामह कौन हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे भीष्म पितामह। और जो भीष्म पितामह थे ना, इसकी माता का क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे माता का नाम था माते गंगे। और माता गंगा के द्वारा क्या धोने का काम किया था, अपने पाप धोए गए थे यहीं पर, ठीक है। तो माता गंगा ने अपने पाप धोने का काम किया था कहां पर, प्राची तीर्थ में। उसके बाद नरकात्री तीर्थ, नरकात्री तीर्थ आए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका दूसरा नाम बाण गंगा तीर्थ होगा। और बाण गंगा से ही तो आपको महाभारत की कहानी याद आ गई होगी ना, कि जब जो हमारे भीष्म पितामह सहसैया पर लेटे हुए थे, उस समय पे उसकी इच्छा हुई थी पानी पीने की, और जो अर्जुन है उसी के द्वारा क्या चलाया गया था, बाण चलाया गया था कहां पर, धरती में। और गंगा की धार निकाली गई थी किसके लिए, भीष्म पितामह के लिए। उसी को कहा जाता है नरकात्री तीर्थ। अब बात आती है कामोदा तीर्थ किसको कहा जाएगा, तो मेरे भाई अगर मैं कामोदा तीर्थ की बात करूं तो महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो उस समय पे पांडवों के लिए रसोईया लगाने का काम किया था द्रौपदी ने, और जिस स्थान पे रसोईया लगाया गया था वही कामोदा तीर्थ रहेगा। कहां पर है, कुरुक्षेत्र। नरकात्री तीर्थ है कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये द्रौपदी के द्वारा रसोईया लगाने का काम किया था। ज्योतिषर तीर्थ के बारे में तो कल बता दिया था ना, विश्व को ज्ञान दिया गया था यहां से, और वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा भगवत गीता। गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, किस पेड़ के नीचे दिया था, वट वृक्ष के नीचे। और ज्योतिषर एक सरोवर भी रहेगा, ज्योतिषर के नाम से सरोवर भी रहेगा। सरोवर की लंबाई पूछ ली जाए तो 1000 मीटर रहेगी, ठीक है, 1000 फुट सॉरी लंबाई उसकी रहेगी। ज्योतिषर की अगर अपन बात करें ना, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये वो स्थान है जहां पर गीता का उपदेश दिया गया था। कौन सा स्थान है, गीता उपदेश स्थान। हंस डहर तीर्थ की बात करें तो मेरे भाई ये जींद में रहेगा। कहां पे, जींद में रहेगा। करदम मुनि के बारे में तो आप रूबरू हो चुके होंगे कि जो हमारे कपिल मुनि थे उसके पिता थे करदम मुनि, और जब करदम मुनि की शादी हुई थी तो भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर आए थे। कहां पर, इसी स्थान पर। उसके बाद ढूंढू तीर्थ की बात करें तो आपको पता है दुर्योधन के पास एक कला थी। कला क्या थी, युद्ध होते होते वो तालाब में जाके तलहट्टी में छिप जाया करता था, और जब भीम ने उसको निकाल के मारा था लास्ट टाइम पे तो वो जींद से ही निकाला था। और ध्यान रखेंगे कौन सा, ढूंढू तीर्थ है, दुर्योधन से संबंधित होगा, दुर्योधन के वध से संबंधित होगा जींद में। मुजावता तीर्थ की बात करें तो मेरे भाई ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा। कहां पे, जींद में। निरंजना तीर्थ की बात करें तो जींद में रहेगा। पुष्कर तीर्थ की बात करें तो ये भी हमारा कहां पे, जींद में। राजपुरा भैण तीर्थ है, ये भी आपका जींद में रहेगा। और ध्यान रखेंगे श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण जी है उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त गांव रहेगा राजपुरा बहन गांव, जो कि हमारा कहां पे रहेगा, जींद में रहेगा। यहाँ के जो लोग हैं ना, इनको अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उनको गंगा में विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। डोसी तीर्थ की अगर बात की जाए तो ये नारनौल में रहेगा। कहां पर रहेगा, नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। नारनौल जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम हुआ करता था, वही नारनौल जहां पर बाबरनामा से हमें जानकारी मिलती है कपास की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी, उसी नारनौल की बात हो रही है मेरे भाई। जहां पर उसी नारनौल को जिसको सिंगों का डहर कहा जाता है, ठीक है जी, उस नारनौल की बात हो रही है जिसको बावड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों का शहर कहा जाता है किसको, नारनौल को। तो ध्यान रखेंगे डोसी तीर्थ किसका, नारनौल हो जाएगा। उसके बाद पेहोवा तीर्थ तो मेरे भाई कहां पे, कुरुक्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है, तो मेरे भाई साहब एक क्वेश्चन बताया था और वो क्वेश्चन मैं आज तीसरी बार बताने जा रहा हूं। राज्य में सर्वाधिक सहज कहां पे स्थापित किए गए हैं, राज्य में सर्वाधिक सहज, सहज का मतलब होता है स्पेशली जो इकोनॉमी जोन होता है, जहां पर औद्योगिकों का क्या किया जाए, मतलब ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाते हैं, टैक्स वगैरह की बहुत सारी सुविधाएं उस क्षेत्र को दे दी जाती है विकसित करने के लिए, उद्योग विकसित करवाने के लिए। और ध्यान रखेंगे ये जो सहज है ना, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन सर्वाधिक सहज हरियाणा के झज्जर जिले में रहेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला मेरे भाई, झज्जर जिला हो जाएगा सर्वाधिक सहज के लिए। अगर आपसे पूछ ले औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है,
औद्योगिक नगरी के नाम से। तो औद्योगिक नगरी के नाम से अपना हरियाणा का बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद जाना जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना कब हुई थी, किसके बारे में, लिबर्टी जूता उद्योग है इसकी मेरे भाई स्थापना कब हुई थी ये बता देंगे। उसके बाद विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, विप्रो कंपनी की स्थापना बताएंगे कब हुई थी। उसके बाद बेनेटन कंपनी की स्थापना, बेनेटन जो मेरे भाई कंपनी है ना इसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना ये कब हुई थी, इसकी डेट बताएंगे, डेट, ठीक है। उसके बाद एक आप मेरे को किसके बारे में बताओगे, तो एक आपको मेरे को बता दो बेलापुर पेपर इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, बेलापुर पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री इसकी स्थापना कब हुई थी। इंडस्ट्री ध्यान रख लेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है जी, बेलापुर पेपर इंडस्ट्री। अगर आपसे पूछ ले पेपर मिल के बारे में, पेपर मिल कहां पर रहेगी, इसकी स्थापना कब हुई थी। एक आपसे पूछ ले सरस्वती शुगर मिल, किसके बारे में, सरस्वती शुगर मिल के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां पर रहेगी। और एक गन्ने का प्रजनन केंद्र पूछ ले, किसका, गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कहां पर और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब सारी डेट बतानी है आपको, समझ गए मेरे भाई, क्योंकि भाई साहब मैंने आपसे वादा किया है कि डेट तो एक एक रटवा दूंगा, और वो ऐसे नहीं रटेगी कि इधर से मैंने बोल दिया और उधर से आपके दिमाग में सेट हो गई, समझ गए। तो भाई साहब मेरे पास कोई गुट्टी नहीं है गोल के इधर से ऐसे मारा कैमरे में से सीधा जाके लगा शू सारे की सारी सेट, ना 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 ना, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, मन करेगा बीच में छोड़ के भागने का, समझ गए। अगर इतनी आसान बात होती ना पढ़ाई, ठीक है, तो सब कर रहे होते, विद्वान होता, पूरा देश विद्वान होता, बेरोजगार कहीं घूमते ही ना, ठीक है। लेकिन भाई साहब दुनिया का सबसे कठिन काम है वो पढ़ना ही है, इससे कठिन काम दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। आप 24 घंटे लगातार मेहनत कर सकते हो, खेत में मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पक्की बात है, समझ गए। और पढ़ाई से आसान काम भी कुछ नहीं है मेरे भाई, आराम से बैठ के गर्मी में एसी में बैठ के और सर्दी में हीटर में बैठ के पढ़े जाओ, घर वाले कभी काम भी नहीं बताते, ठीक है। लेकिन आप तो क्या, आपका मन नहीं करता, ठीक है, मन भागता है कि छोड़ के भाग जाए सब कुछ पढ़ाई के नाम पे, तो ठीक है कूद कूद पढ़ते हो, समझ गए, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखो अगर सर्वाधिक सहज की बात करें झज्जर में बता दिया, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में बता दी, लिबर्टी जूता उद्योग है ये 1954 में स्थापित हुआ था मेरे भाई करनाल में, करनाल में ही वनस्पति उद्योग रहेगा, करनाल में ही मेडिकल डिवाइस उपकरण उद्योग रहेगा, औषधि उद्योग डुंडाहेड़ा गुरुग्राम में है। विप्रो कंपनी की बात करें तो यह की स्थापना मेरा भाई 1994 1995 गुरुग्राम में हुई थी, ध्यान रखेंगे। बेनेटन कंपनी लेदर के बैग और जूते बनाती है, गुरुग्राम में रहेगी, 2008 में स्थापित हुई थी। बीटीएम भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। बेलापुर पेपर इंडस्ट्री की स्थापना 1945, और ये हमारी जिसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था, और 1947 स्वतंत्रता से पहले कांठ की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी, कहां पर, तो ध्यान रखेंगे वो हमारी कहां पे लगती थी, अब्दुल्लापुर यमुनानगर, ओके मेरे भाई। गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करें ना, इसकी स्थापना 1932 करनाल में, पेपर मिल की बात करें ना 1929 यमुनानगर में, सरस्वती शुगर मिल की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी, 1933 में, समझ गए मेरे भाई। इस प्रकार से पढ़नी है चीजें, एक जिले को तो कोई भी याद रख सकता है, समझ गए, सभी जिलों का ऐसे होना चाहिए रैंडमली याद आपको, तब बात बनेगी, समझ गए। और जब ऐसी चीजें याद रहने लग गई ना तब आपका काम बन जाएगा, समझ गए। बाकी मेरी बात का बुरा मत मानना मेरे भाई, आवेश में आके अंदर से निकल जाती है ऐसी बातें, ठीक है। बुरा लगे ना तो मेरी बातें वापिस लौटा देना मेरे को, ठीक है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। चलो मेरे भाई, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग बिहार किस नगर में है, तो ये हमारा गुरुग्राम में रहेगा, समझ गए, गुरुग्राम में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओ हो मेरे भाई शेरशाह सूरी आ गए, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भागने के लिए विवश कर दिया। अब इसका दिमाग खराब है मेरे भाई, कितनी बार कह लिया इसको यहां हॉर्न मत दिया अगर, ठीक है, यहाँ के हॉर्न बजाता है, यहाँ पे स्टेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी पटरी, इसको पता है कि इधर क्लास चल रही है, इसको डिस्टर्ब कर दे पूरे दिन, इसने ना मतलब बड़ा दिमाग खराब रखते हैं ये, मतलब यहाँ पे आके और बिल्कुल रूम के आगे आके हॉर्न बजता है।
ठीक है भाई, आगे बात आती है कि शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने पर विवश कर दिया था। अब शेरशाह सूरी का ट्रीटमेंट कर देते, कौन था शेरशाह सूरी। तो मेरे भाई ये जो शेरशाह सूरी है ना, इसका जन्म आपसे पूछा जाएगा और गलत करके आओगे। इसका जन्म कब हुआ था, शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था, कमेंट करते जाइए। शेरशाह सूरी के दादाजी का क्या नाम था, शेरशाह सूरी का क्या बताना है, दादाजी का नाम बताना है कि शेरशाह सूरी के जो दादाजी हुए हैं उनका क्या नाम था। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप और क्या बताएंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में ये बता देंगे शेरशाह सूरी ने एक युद्ध भी लड़ा था ना, ठीक है, और वो कौन सा था, चौसा का युद्ध। इसने चौसा का युद्ध ये कब लड़ा था, ठीक है मेरे भाई, और किसके बीच में हुआ था। एक युद्ध लड़ा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये कब और किसके साथ लड़ा। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, चलो इतना ही कर लेंगे, बची हुई चीजें आगे कर लेंगे। देखो मेरे भाई, अगर मैं शेरशाह सूरी के जन्म की बात करूं 1472 1472, अब इसका जन्म के लिए दो चीजें ध्यान रखेंगे। कुछ किताबें हमें बताती है नारनौल के बारे में और कुछ हमें बताते हैं होशियारपुर पंजाब। अब ऑप्शन में दोनों चीज कभी भी एक साथ आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, या तो पंजाब आएगा या फिर कौन सा आएगा, होशियारपुर आएगा ना, सॉरी ये अपना नारनौल आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडिया जीके के हिसाब से पढ़ा के चल रहा हूं होशियारपुर पंजाब, जबकि ये ऑप्शन में ना आए आंख मीच के नारनौल महेंद्रगढ़ कर देना, कोई माई का लाल आपका गलत नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आती है इसके पिता का क्या नाम था, तो मेरे भाई इसके पापा हुए हैं ना, तो इसके पापा जी थे हसन खां, समझ गए, तो ये इसका पापा जी था कौन, हसन खां। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इसके दादाजी कौन थे, इब्राहिम खां सूरी, इब्राहिम खां सूरी। अब पूरे फिर समस्या होगी, हमने के समस्या होगी, कल मैंने पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था, और वो कौन थे, इब्राहिम लोदी थे, और ये इब्राहिम खान सूरी है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे पानीपत कर देना चुपचाप, और इब्राहिम खान सूरी का मकबरा पूछे तो क्या करोगे, नारनौल करोगे। ठीक है, जो कि इसके पुत्र शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है शेरशाह सूरी का लालन पालन नारनौल में ही हुआ था मेरे भाई। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, 1539 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540, और ये बिलग्राम कन्नौज का युद्ध था, इसी युद्ध ने विवश कर दिया था हुमायूं को भारत छोड़ने से, समझ गए, हुमायूं को भारत छोड़ने से। और दोनों युद्ध किसके साथ हुए थे, तो मेरे भाई हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने दोनों युद्ध लड़े थे। फाइनली 1545 कलिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक एक क्या थी, मिसाइल वगैरह थी मेरे भाई, वो लग गई इसको वापस। ठीक है, इसका उल्टा दिन था उस दिन, और वो मिसाइल इसको वापस आके लग गई कलिंजर युद्ध के दौरान। ये भाई सदा सदा के लिए भगवान के अल्लाह के चरणों में अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, कौन है, शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी जिसने हमारे पेशावर से लेके चटगावा तक का शेरशाह सूरी मार्ग बिछवाने का काम किया था, जिसको 1838-39 में जीटी रोड देने का काम किया था, किसने, एक वायसराय जिसका नाम था ऑकलैंड। ठीक है, तो ये चीजें याद रह जाएंगी। इसमें बहुत सारी कोस मीनारें भी बनाई गई थी, और इस बात को किसी को बताना मत। ठीक है जी, समझ गए, एक कोहंड कोस मीनार जो कि करनाल में रहेगी। लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है प्रभु आज का, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत को मानने वालों की संख्या कम है। इब कमेंट में फटाफट आंसर कर देंगे, क्योंकि अगर आप डेली क्लास देख रहे हो तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो फटाफट से इनके आप आंसर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखो जी, तब तक मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको ये बताना है प्रभु हरियाणा में हिंदू को कितने मानते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हरियाणा में मुस्लिम को कितने मानते हैं। ठीक है मेरे भाई, हरियाणा में सिखों को कितने मानते हैं, कितने परसेंट सिख धर्म से हैं। फिर आप मेरे को बताएंगे कौन सा, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कितने हैं। उसके बाद आप बताएंगे मेरे को ईसाई धर्म, इसको मानने वाले कितने हैं। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे बौद्ध धर्म,
और उसके बाद आप मेरे को बताएंगे कि कुछ अज्ञात भी है जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वो किस धर्म को मानते हैं। ठीक है, कुछ अज्ञात भी है जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वो किस धर्म को मानते हैं। अब देखो भाई, देख लेना किस किस को पता था। हिंदू धर्म को मानने वाले 87.46% हरियाणा में है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 7.03% हैं। सिख धर्म को मानने वाले 4.91% हैं। जैन धर्म को मानने वाले 0.21% हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले 0.20%। बौद्ध धर्म को मानने वाले ये कितने हो जाएंगे, 0.3%, 0.3%। और अन्य में हो जाएंगे भाई 0.17%। कितने, 0.17%। ये 0 पॉइंट से भी और भी कम है, 0.003% है। कौन सा, बौद्ध धर्म। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और ये क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन जाते वक्त डोज ले जाओ, और एक तो ये बता देंगे कि भाई साहब हरियाणा में सर्वाधिक सिख, ठीक है, सिख धर्म को मानने वाले सर्वाधिक कहां पर है। ठीक है, और एक आप बता दोगे कि हरियाणा में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये कहां पर रहेगी। ये दो क्वेश्चनों के साथ हम क्लास का दी एंड कर देंगे। देखो मेरे भाई, सिखों की संख्या रहेगी कहां पर, सिरसा में, और ईसाइयों की संख्या रहेगी कहां पर, फरीदाबाद। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी जो क्लास है वो बड़ी बेहतरीन लगी होगी, बड़ी प्यारी लगी होगी, और बहुत प्यारा सेशन आपको लगा होगा। बहुत कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिली होंगी। और भाई साहब, ये क्लास से सफल उस दिन होंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आप जॉब लग जाओगे। और आप जॉब जब लगोगे, जब हमारी क्लासों को आप बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से देखते रहेंगे, तो इसमें मैं आपकी हरियाणा जीके की पूरी गारंटी लेता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ। और आप जितनी मेहनत करते हो उससे भी मैं डबल मेहनत के साथ, 3 गुना करनी पड़ी तो मैं 3 गुना मेहनत के साथ आपके साथ मैं बना रहूंगा। खूब अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होने दी जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है मेरे भाई, और एक और सूचना आपको देनी थी, और वो सूचना आपको लग भी गई होगी। और वो सूचना क्या है, अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल छोटा सा हमारा चैनल है, ठीक है, छोटा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसको आप बढ़ा तो रहे नहीं, ठीक है, अब क्या ही कहें आपसे, छोड़ो उसको। तो अब देखो भाई साहब, ये जितना भी है, जैसा भी है, बड़ा प्यारा है। ठीक है, एक परिवार की तरह है अपना जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको मैं एक परिवार, एक फैमिली की तरह मानता हूं। और इस पर हमारा एक और नया मेंबर इस पे ऐड होने जा रहा है, जिसकी सूचना आपको पहले लग चुकी है। कि भाई आपको पता है ना कि जो हमारा सीईटी है उसमें हिंदी का अपना अलग ही महत्व रहेगा। और हिंदी को भाई साहब हम लोग हल्के में ले जाते हैं। कि हिंदी को हल्के में क्यों कर ले जाते हैं, कि भाई साहब जो हिंदी सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसको तो कर देंगे, पेपर के पास पढ़ लेंगे। तो भाई वो सिलेक्शन रुकवा देगा आपका, ऐसे करोगे तो। जो चीजें आती है उनको पक्का कर लो, ठीक है, जो नहीं आती उनके ऊपर काम करते रहो। अब जो आती है उनको छोड़ दोगे, नहीं आती उन पे पड़ जाओगे। अब नहीं आती वो पक्की होंगी नहीं, वो काम चलाओ होंगी। जो आती है उनको भूल जाओगे, उनमें डाउट पैदा हो जाएगा, फिर कैसे बात बनेगी। अब इन्हीं चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसके लिए हिंदी मैंने देखा कि भाई इतनी जो हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही हरियाणा में हिंदी को लेकर। और ध्यान रखेंगे जो हमारी हिंदी है, हिंदी की क्लास से वो अपने चैनल पे लाइव होने जा रही है। जिस प्रकार से मैं आपको हरियाणा जीके की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको हमारी क्लास से जिस प्रकार से पसंद आ रही है, उम्मीद करता हूं, और उम्मीद क्या, मुझे पूरा विश्वास है, उसी प्रकार से आपको हमारी हिंदी की क्लास से हैं वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो उनसे तो आप रूबरू हो ही चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो कल आपको रूबरू करवा दिया जाएगा। जो हमारी मैडम है वो आ रही है हिंदी पढ़ाने के लिए, और जो कि आपको प्रैक्टिस करवाएगी। और ये मेरा आपसे वादा है कि हिंदी में भी आपका एक भी नंबर कटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 15 क्वेश्चन कम से कम आपके पेपर में हिंदी के आने हैं।
और 15 उधर से, 25 23 24 के आसपास इधर से, तो 40% क्या 45% पेपर अकेले अपने इस चैनल से आप कवर करोगे, तो 45% में से 44% चीजें आपको क्लास से मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो उस क्लास को आप एक बार अटेंड करके जरूर देखना कल। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो हम उसमें कमी देखेंगे और उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंटमेंट इतने कर दिए, कमेंट इतने भारी भारी कर दिए कि मैं उन कमेंटों के नीचे दब गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो सर, एक दिन आप हरियाणा के टॉप टीचरों में होंगे, ये होंगे वो होंगे, अपना चैनल टॉप होगा, ऐसे सपने मत दिखाओ मेरे भाई, समझ गए? तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए? इस प्रकार के आप कमेंट करते हो, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है मेहनत करने की, कि भाई अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप इतनी मतलब इच्छा रख रहे हो हमारे से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक अपना क्या नाम है, ये हिंदी वाला बताना था मेरे को। टाइमिंग का ये है कि टाइमिंग आज मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कल टाइमिंग बता दी जाएगी, और वैसे नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा लाइव होने से ठीक ठीक आधा घंटा पहले। ठीक है मेरे भाई, तो सभी को कल मैडम के साथ लाइव रहना है, लाइव आपको पढ़ना है हिंदी। ठीक है, और क्लास जो रहेगी वो तकरीबन 3 बजे के बाद बाद रहेगी, ये कन्फर्म है, 3 बजे के बाद बाद रहेगी, शायद 4 बजे के हेर फेर में आपकी क्लास रहे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब फूल मालाओं के साथ जल्दी से मेरे को रुस्तकी दी जाए और मेरे को विदाई दी जाए। ठीक है, और अपने चैनल का और भाई साहब अपना पूरा आपको ख्याल रखना है। कल मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।